यहाँ हर बात मतलब की हो, जरूरी नहीं मगर यहाँ हर बात मतलब की होगी। हेलो रैंकर्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल रिसाइकल रैंकर्स। माई सेल्फ अभय सिंह। हमने यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर के इस सेगमेंट में लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था आपके साथ रूट क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। आज के इस सेशन में हम देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके रूट्स। लेकिन उससे पहले लास्ट क्लास को हम यहाँ रिकॉल करेंगे। उसका हमने यहाँ एक एग्जांपल लिया है, जो एग्जांपल है हमारा द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x-1 का होल क्यूब प्लस 8 इक्वल टू 0। इसके हमारे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अगर इसे हम लास्ट क्लास की हेल्प से थोड़ा सा सॉल्व करें तो आइए सॉल्यूशन देखेंगे किस तरह से इसको सॉल्व करते थे, आपको भी रिकॉल हो जाएगा। जब हमारी इक्वेशन एक क्यूबिक इक्वेशन दी होती है, आपको पता है कि जितने रूट्स होते हैं, जितने उसकी एक्सपोनेंट होती है, उतने उसके रूट्स होते हैं। नंबर ऑफ एक्सपोनेंट इक्वल टू नंबर ऑफ रूट्स। तो यहाँ आपके 3 रूट्स होंगे। x-1 का होल क्यूब प्लस 8 इक्वल टू लैम्डा इक्वल टू 0 है। यहाँ इक्वेशन हमें दी है x-1 का होल क्यूब प्लस 8 इक्वल टू 0। लास्ट सेशन में हमने देखा था कि जब कोई हमारी इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस लैम्डा इक्वल टू 0 टाइप की होती है तो उसके जो वो आते हैं रूट्स, वो होते हैं x इक्वल टू लैम्डा की पावर 3 एंड लैम्डा की पावर 1/3 ओमेगा एंड लैम्डा की पावर 1/3 ओमेगा स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर इस जो हमारा क्वेश्चन है, अगर इसमें इस इक्वेशन में इस फंडे को आप लगाएंगे, ये जो हमने लास्ट सेशन में फंडा सीखा था इसे लगाएं तो ये है x-1 का होल क्यूब प्लस 8, मतलब जो लैम्डा है वो कुछ लैम्डा की वैल्यू हमारी यहाँ 8 दी हुई है। इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, x-1 का होल क्यूब इक्वल टू -8 लिख सकते हैं। अब ये एक्स क्यूब इक्वल टू लैम्डा टाइप का हो गया है, इसलिए जो इसके रूट होंगे वो -8 की होल पावर 1/3 एंड 8 की पावर 1/3 ओमेगा एंड -8 की पावर 1/3 ओमेगा स्क्वायर होंगे। आइए यहाँ पर हमारी x की जो वैल्यू है वो x-1 है। जब x-1 इक्वल टू निकालेंगे तो -8 एक इसका रूट आएगा, इसकी पावर 1/3 कामा -8 की पावर 1/3 एंड ओमेगा एंड जो आपका थर्ड रूट आएगा -8 की पावर 1/3 ओमेगा स्क्वायर। ये कॉन्सेप्ट हमने लास्ट सेशन में सीखा था, उसका यूज हम यहाँ कर रहे हैं। अब ये x-1 है, x-1 इक्वल टू आएगा, अगर इसका क्यूब रूट निकालेंगे 8 का वो आएगा 2 माइनस 2 कामा -2 ओमेगा कामा -2 ओमेगा स्क्वायर। आई होप कि ये आपको फ्रेंड्स काफी क्लियर हो रहा होगा, अब हम 2 ओमेगा स्क्वायर हम लोग यहाँ पर निकालना है इसकी क्यूबिक रूट। अरे 8 का क्यूबिक रूट तो दोस्त होता है, 8 का जो क्यूबिक रूट होता है वो तो 2 होता है अगर इसका, लेकिन अगर 8 का हम स्क्वायर रूट निकालते हैं वो हमारा 2 होता है। हमें तो ये यूज करना है स्क्वायर रूट क्यूबिक रूट ऑफ 8। तो यहाँ हमारा ये सब 2 होंगे, -2 और ये होगा -2 ओमेगा और ये होगा -2 ओमेगा स्क्वायर। अब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे क्योंकि ये तो हमारे रूट्स आ चुके हैं, बट ये रूट्स किसके हैं? x-1 के। हमें किसके फाइंड करने हैं? x के रूट फाइंड करने हैं। तो x इक्वल टू आ जाएगा। अब आप बोथ साइड आप हर एक रूट पे या हर एक उसके जो रूट हैं उनमें एक ऐड कर दें या फिर इसे लेफ्ट हैंड से राइट हैंड में शिफ्ट कर दें तो इसके रूट आ जाएंगे। अब यहाँ पर हम इसे सॉल्व करेंगे, ऐड करेंगे 1 बोथ साइड में, तो 1-2 कामा 1-2 ओमेगा कामा -1-2 ओमेगा स्क्वायर। आई होप कि अब इसे हम नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व कर लेंगे। हो जाएगा -1 कामा 1-2 ओमेगा कामा 1-2 ओमेगा स्क्वायर। ये हमारे x आ गए, मतलब कि जो हमारी दी हुई इक्वेशन थी उसके रूट हैं -1 का -2 ओमेगा एंड 1-2 ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही है? -1 1-2 ओमेगा। अगर यहाँ पर इस ऑप्शन को थोड़ा सा करेक्ट कर दिया जाए 1-2 ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा। अब आइए देखते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। इस एग्जांपल को आप समझ चुके होंगे, अब हम डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम देख रहे हैं
देखिए एक क्वाड्रेटिक अगर हम लेते हैं, सबसे पहले एक जनरल ले लेते हैं 5x², इसे जनरल ले रहे हैं हम 5x² +2y -7। अगर ये कोई इस तरह का एक हमें टर्म्स दिया है या ये हमारा जो सबसे पहले बता दें, अभी ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। जब तक कि इसके इक्वल टू कोई नंबर्स नहीं आ जाता या कोई भी इक्वल टू 0 कर दिया जाए तब ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। अभी ये हमारी पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल। अब देखिए इस पॉलिनोमियल में जो दी हुई पॉलिनोमियल है, यहां पर जो 5 है 5x² +2y -7, यहां पर ये जो 5 है और 2 है ये आपके कोफिशिएंट हैं, ये आपके कोफिशिएंट हैं। और जो 2 है यहां पर 5x² +2y, यहां पर जो x² ये यूज हुआ है ये हमारा है इंडेक्स, या फिर इस इंडेक्स को हम कहते हैं एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट। और ये जो आपका 7 है ये है आपका कांस्टेंट टर्म्स, ये जो 7 है ये है कांस्टेंट। और यहां पर x और जो y हैं ये हमारे वेरिएबल्स हैं। x और y जो है हमारे, ये x और y ये बोथ हैं हमारे वेरिएबल, मतलब कि इनकी वैल्यू चेंज होती रहेगी। कुछ भी यहां पर हम रखेंगे ये पॉलिनोमियल उसे सेटिस्फाइड करेगी। ये आपकी एक पॉलिनोमियल है। और ये जो प्लस और माइनस हैं ये आपके ऑपरेशंस हैं, जो आप ऑपरेशंस लगाएंगे, इसलिए ये काम करेंगे आपके ऑपरेटर का, ये आपके ऑपरेटर हैं यहाँ पर। और इस तरह से आप एक पॉलिनोमियल की जो छोटी छोटी बेसिक चीजें हैं इनको समझ चुके हैं। ये आपके 5 और 2 कोफिशिएंट हैं, ये एक्सपोनेंट है 2, और जो ये प्लस और माइनस कोई भी साइन हम यूज कर रहे हैं ये हमारे ऑपरेशंस हैं, जिन ऑपरेशंस को हम इस इक्वेशन में ये जो पॉलिनोमियल है उसमें लगाएंगे। अब देखिए अगर इसी 5x², अगर यही जो हमारे दिया है पॉलिनोमियल 5x² +2y -7, इसको इक्वल टू 0 कर दिया जाए तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की खास बात यही है कि उसमें लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बोथ होते हैं और वो दोनों इक्वल होते हैं। LHS = RHS। ये 5x² +2y -7। अब देखते हैं इसका एक जनरल टर्म्स। अगर यहां पर अभी बात करें क्वाड्रेटिक की, तो क्वाड्रेटिक में हमारे हाईएस्ट जो पावर है, हाईएस्ट इंडेक्स है इसकी, वो 2 है, इसलिए जो इसके रूट आएंगे वो 2 होंगे। जिस तरह अभी हम लोग लास्ट में क्यूबिक रूट ऑफ इक्वेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे थे, उसमें हमारे 3 रूट होते थे क्योंकि उसकी हाईएस्ट पावर 3 थी। मतलब जितने रूट्स होंगे, जितने पावर होगी उतने उसके रूट्स होंगे। यहाँ पर है 2 हाईएस्ट पावर, इसलिए इसके 2 रूट्स आएंगे। हमेशा आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स आएंगे। अब देखिए एक जनरल, अगर हम जो एक स्टैंडर्ड हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसे लें, वो हमारी एक ax² +bx + c = 0, ये हमारी है एक स्टैंडर्ड आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब यहां पर जो a है ये कोफिशिएंट है और b भी आपका कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ x। यहां पर अगर a को कहा जाए ये कोफिशिएंट ऑफ x² है और जो b है कोफिशिएंट ऑफ x है, c आपका कांस्टेंट टर्म है और 2 आपकी यहां पर इंडेक्स है, 2 यहां इंडेक्स है। अब देखिए यहां पर अब हम इसे, यहां पर जो स्मॉल a है, स्मॉल a अगर 0 हो जाएगा तो क्या ये क्वाड्रेटिक बचेगी? नहीं। तो इसलिए जो x² का कोफिशिएंट होगा वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। अगर ये 0 हो जाएगा तो ये टर्म्स आपका 0 हो जाएगा और ये bx + c बचेगा, ये एक मोनोमिलियर आ जाएगी। इसलिए यहाँ पर जो x का कोफिशिएंट है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। और दूसरा जो a है और b है और c, ये तीनों बिलोंग करेंगे एक रियल नंबर्स को। ABC बिलोंग्स टू रियल नंबर। और देखिए यहाँ पर अभी हम लोग क्लास 10th में जब हम पढ़ रहे थे तो ax² + bx + c, हम लोगों ने वहां पर इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना सीखा था। अगर डिस्क्रिमिनेंट हमारा d से हम उसे डिनोट करते थे, कैपिटल D से डिस्क्रिमिनेंट होता था b² -
4ac। बट वहाँ पर हम कॉम्प्लेक्स रूट नहीं निकालते थे क्योंकि वो दुनिया हमारी बहुत ही आसान थी। अब यहाँ पर अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर में थोड़ी सी चीज़ें तो कॉम्प्लेक्स होंगी ही। तो यहाँ पर जो हम निकालेंगे आपका d जो होगा वो लेस देन 0 होगा, मतलब d की जो वैल्यू होगी वो निगेटिव आएगी। डिस्क्रिमिनेंट हमेशा आपका निगेटिव आएगा। अगर निगेटिव आएगा डिस्क्रिमिनेंट तो वहाँ पर हमारे कॉम्प्लेक्स रूट होंगे। जब निगेटिव आएगा तो रूट हमारे होंगे, जो दो रूट आएंगे वो दोनों रूट्स हमारे कॉम्प्लेक्स रूट होंगे। हम क्लास 10th में जब पढ़ते थे तो वहां पर हम लोग हमेशा d ग्रेटर देन 0 के लिए हम यूज करते थे। d जब ग्रेटर देन 0 होता है, अगर हम उसकी बात करें तो वहां पर d ग्रेटर देन 0 है, मतलब वो पॉजिटिव होता था और वहां हमारे दो अलग अलग रूट आते थे, मतलब जो डिस्टिंक्ट रूट हमेशा आते थे, डिस्टिंक्ट रूट। बट और जब हमारा d इक्वल टू 0 होता था, d इक्वल टू 0 मतलब कि जो डिस्क्रिमिनेंट है b स्क्वायर माइनस 4ac या फिर कहें b स्क्वायर इक्वल टू 4ac होता था, तो हमारे रूट इक्वल रूट होते थे, हमेशा ये इक्वल रूट होते थे, इक्वल रूट। अब ये चीजें आप थोड़ा सा यहां ध्यान देंगे। आज हम सॉल्व करेंगे इसके जो निगेटिव टर्म्स आएंगे, d की वैल्यू जो निगेटिव होगी, मतलब ये सॉल्व करने चाह रहे हैं। और जो हमारा d है उसे आप नोट कर लीजिए, d स्क्वायर माइनस 4ac है। इसे डिस्क्रिमिनेंट से डिनोट करते हैं। आइए हम इसको थोड़ा सा इंप्लीमेंट करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट हमारा निगेटिव होगा तो वो इमेजिनरी और हमारे या तो फिर कॉम्प्लेक्स रूट, मतलब इमेजिनरी रूट और कॉम्प्लेक्स रूट तो एक ही है, इन्हें दो नाम से बुलाते हैं। वो हमारे इमेजिनरी रूट और कॉम्प्लेक्स रूट क्या होंगे? वो होंगे माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये हमारा, अगर हम इसे ही कहें तो इसे अगर कॉम्प्लेक्स रूट में लिखें तो माइनस बी प्लस माइनस, क्या यहां पर से ये जो अंदर के बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसमें हम अगर -1 कॉमन ले लें, अंडर रूट के अंदर -1। अब देखिए अंडर रूट अगर -1 लेते हैं रूट के अंदर -1, क्या यही वैल्यू हमारी आयोटा की होती है, या आयोटा की जो वैल्यू होती है अंडर रूट -1 होती है? तो देखिए यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना फ्रेंड्स। अब यहां अगर हमने -1 अंडर रूट कॉमन ले लिया है तो इसे लिख सकते हैं 4ac माइनस बी स्क्वायर, ये आपका अंडर रूट के अंदर है, इंटू आयोटा अपॉन 2a। तो आपके जो वो रूट होंगे इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स रूट होंगे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर 4ac माइनस बी स्क्वायर टाइम्स आयोटा अपॉन 2a। यहाँ पर जो b है, b आपका x का कोफिशिएंट है और जो a है ये आपका कोफिशिएंट है x स्क्वायर का। जो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन थी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में इक्वल टू 0 थी, और जो c है, अगर ये c की बात करें, ये हमारा कांस्टेंट टर्म है। अब देखिए एक हमने एग्जांपल यहां लेट करते हैं एक एग्जांपल लेट की यही इक्वेशन 9x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब इसके हम रूट निकालते हैं, कॉम्प्लेक्स रूट या इमेजिनरी रूट। यहां पर हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन में हमें पहले इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करना है कि इसका डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 होगा तभी उसकी वैल्यू जो होंगी कॉम्प्लेक्स रूट या फिर इमेजिनरी रूट आएंगी। तो सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनेंट इसका चेक करते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट होगा हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए बी स्क्वायर, बी यहाँ पर क्या है, बी की वैल्यू अगर उससे कंपेयर करें ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो बी हमारा 10 है, मतलब 10 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए जो है हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है और वो 9 है, इंटू जो सी है वो हमारा कांस्टेंट टर्म्स है हमारी। लेकिन स्टैंडर्ड इक्वेशन में आप ध्यान देंगे वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर जो सी होता है वो पॉजिटिव होता है। जब यहाँ पर हम कोफिशिएंट इसका सी का कंपेयर करेंगे, जो कांस्टेंट टर्म है वो हमारे यहाँ पर से निगेटिव साइन के साथ में आएगा, मतलब -3 हो जाएगा, -3। अब फ्रेंड्स इसे हम सॉल्व करेंगे, -4ac, इसे सॉल्व करने के लिए ये 100 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे -4a इंटू सी, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 12 का जब मल्टीप्लाई करेंगे 9 में
तो ये हो जाएगा 108। अब ये देखिए आपका, अगर यहाँ पर हम निगेटिव साइन ले लेंगे तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा हम चेंज कर रहे हैं तो ये आपका चेंज हो जाएगा। ये इस तरह से 108 में से आपका यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये निगेटिव साइन में आ जाएगा, यहाँ -8 आ जाएगा। उस तरह में हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट था वो निगेटिव नहीं आ रहा था, अब यहाँ पर हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है वो निगेटिव आ गया है। अब हमें पता है कि इसके रूट जो होंगे इमेजिनरी होंगे या फिर कॉम्प्लेक्स रूट होंगे। वो रूट क्या होंगे अब उन्हें हम निकाल देते हैं। अब उन रूट को अगर देखें तो वो रूट हम इस फार्मूले से या फिर इस फार्मूले की हेल्प से निकाल सकते हैं। अगर वहां पर यूज करें -b, अब -b की वैल्यू हमें पता है कि 10 है, -10 हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac। क्या फ्रेंड्स, हमने यही सॉल्व किया है। जो हमारी d की वैल्यू आई है -8, यहाँ पर हम डायरेक्ट पुट कर दें b² - 4ac, तो यहाँ पर हम -8 अगर लिख दिए जो b² - 4ac है अपॉन 2a। a की वैल्यू यहाँ पर आप देखिए 9 है, यहाँ पर 2 × 9 हो गया, ये आपके रूट हो गए। अगर इसे और भी सिंप्लीफाई करें, -10 प्लस माइनस अंडर रूट 8, अगर इसका हम रूट निकालेंगे, अब यहाँ स्क्वायर रूट निकालना है, वो आएगा 2√2 और यहाँ पर आपका माइनस का अंडर रूट 1 बचा हुआ है, वो आपका हो जाएगा आयोटा। अब ये फ्रेंड्स आपका डिवाइड कर दीजिए 18 से, 9 × 2, यहाँ पर 18 आ जाएगा। आप इसे और सिंप्लीफाई करेंगे, 2 कॉमन ले लीजिए आप न्यूमरेटर से, जब 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा -5 प्लस माइनस अंडर रूट 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 से ही आप डिवाइड कर दीजिए, ये हो जाएगा 9। इन रूट्स को आप अलग अलग लिख लीजिए, -5 प्लस √2 आयोटा डिवाइडेड बाई 9 कामा -5 माइनस अंडर रूट 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 9। तो आपका जो पहला रूट है ये आ गया और दूसरा रूट आपका ये आ गया। इस तरह से हमने इस इक्वेशन के जो दी हुई इक्वेशन थी 9x² + 10x + 3 = 0, इसके कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी रूट हमने फाइंड कर लिए हैं। आई होप कि फ्रेंड्स आपको एक लेक्चर में हमने बताया था x², जब हम एक x³ - 1 की जो इक्वेशन थी उसे सॉल्व कर रहे थे, वहां पर आया था x² + x + 1 = 0। क्या ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बिल्कुल, ये इसकी जो इंडेक्स है वो 2 है और इसे हमने सॉल्व किया था, जिसके बाद में हमारी जो वैल्यू आई थी -1/2 -√3/2 आयोटा एंड -1/2 + √3/2 आयोटा, जिसे हम ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर बुला रहे थे, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। इसकी जो ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर इस इक्वेशन के जो रूट्स आए थे, ये ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आए थे। इस तरह से हम यहाँ पर भी इस इक्वेशन को आप वहां पर से भी सॉल्व कर सकते हैं या इसे सीख सकते हैं कि ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। आइए इसी से रिलेटेड 1-2 एग्जांपल और हम देखते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो अगला इक्वेशन है हमारी 3 रूट के अंदर 3x² - √2x + 3√3, ये =0 है। अगर इक्वेशन हमारी =0 है तो इसे हम कंपेयर करेंगे अपनी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हम देखेंगे कि कंपेयर विद स्टैंडर्ड, जो हमारी क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? स्टैंडर्ड ax² + bx + c = 0। यह क्वेश्चन उतना ज्यादा खतरनाक नहीं है, बट आप ध्यान देंगे बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब यहाँ पर a की जो वैल्यू है √3 है एंड जो b की वैल्यू है -√2 है और जो c है वो 3√3 है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले a की वैल्यू अगर हम लिख दें √3, b की जो वैल्यू है वो है -√2 और c जो है हमारा है कांस्टेंट टर्म्स √3, 3√3। और सबसे पहले आप जब इसका रूट्स निकालते हैं तो उसके पहले हमें चेक करना होता है कि उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है। अगर डिस्क्रिमिनेंट हमारा निगेटिव है तभी उसके रूट कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी होंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट होता है
बी स्क्वायर माइनस 4ac, और बी स्क्वायर माइनस का अंडर रूट 2 का आप स्क्वायर कर दीजिए, 4 ए और सी की वैल्यू रख दीजिए। ए है हमारा √3 और सी है 3√3। इसे सिंप्लीफाई कर दीजिए, अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 2 इंटू माइनस अंडर रूट 2, वो हो जाएगा 2 माइनस, इसी तरह से ये 4 है, 4 में आप 3 से मल्टीप्लाई करिए, मतलब 9 हो गया। ये अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3, ये आपका 3 हो गया, और ये 3 9 हो गया। 9 इंटू 4 ये हो जाएगा 36। इस तरह से अगर इसे फ्रेंड्स सॉल्व करेंगे तो ये आपका नेक्स्ट आ जाएगा -34। अब 34 जो है हमारा निगेटिव है, 34 हमारा निगेटिव है, मतलब जो डिस्क्रिमिनेंट है हमारा लेस देन 0 है। जब लेस देन 0 होगा हमारे रूट कॉम्प्लेक्स होंगे, हमारे रूट इमेजिनरी होंगे। अब हमारे वो जो रूट होंगे उन्हें हम निकाल लेते हैं, वो होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac को यहाँ हम डायरेक्ट डी पुट कर रहे हैं, मतलब डिस्क्रिमिनेंट अपॉन 2a। अब देखिए फ्रेंड्स, -b की वैल्यू पुट करिए, जब यहाँ पर माइनस अंडर रूट है और यहाँ पर भी माइनस है, माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा डायरेक्ट प्लस हो जाएगा, और इस तरह से b की जो वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 2 प्लस माइनस अंडर रूट जो d की वैल्यू है -34, ये हमने सॉल्व किया -34 अपॉन 2a, 2 इंटू a की जो वैल्यू है अंडर रूट 3। फ्रेंड्स इसे हम और सिंप्लीफाई करें, अंडर रूट 2 प्लस माइनस अंडर रूट 2 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर जो 34 है इंटू आयोटा इसे लिख सकते हैं अपॉन 2√3, मतलब जो उसके रूट आ गए, एक रूट आपका है प्लस वाला और एक रूट है माइनस वाला। तो इस तरह से यहाँ पर हमने इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया। आइए इसी से रिलेटेड और भी अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा क्वेश्चन लेते हैं, अब उसे सॉल्व करके दिखा। हमारा क्वेश्चन है 3x² माइनस 8ix या फिर 8i प्लस 3 इक्वल टू 0। इसे हम सॉल्व करेंगे। अब सबसे पहले जब हम देखेंगे 3x² प्लस 8i प्लस 3, ये फ्रेंड्स क्वेश्चन आपका किसी भी बोर्ड एग्जाम के लिए या फिर आप किसी भी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं या फिर IIT JEE से रिलेटेड है, तो ये क्वेश्चन तो भाई इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर तो यार ध्यान देना बनता है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम कंपेयर करेंगे अपनी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है। फर्स्ट काम हमारा यही है, स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। सेकंड है कि हम उसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। अब जब इसका कंपेयर करेंगे, हमारा जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है ax प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये 8i है। यहाँ पर ही लोग गलती कर जाते हैं, बहुत से दोस्त हमारे यहाँ गलती करते हैं। तो a की वैल्यू जब आएगी यहाँ पर से 3 आ जाएगी, एंड जो b आएगा, अब देखिए b में जब लोग कंपेयर करते हैं तो अधिकतर आयोटा को छोड़ देते हैं, 8 ले लेते हैं, बट यहाँ पर हम ax² प्लस bx प्लस c के साथ में कंपेयर कर रहे हैं। तो b की जो वैल्यू है, जो b की वैल्यू है x का कोफिशिएंट यहाँ पर b है, यहाँ पर जो x का कोफिशिएंट है ये 8i है। तो यहाँ पर जो b की वैल्यू लेंगे वो हम लेंगे 8i, एंड जो कांस्टेंट टर्म c है वो हम लेंगे +3। अब देखिए हम a b c की वैल्यू हमने कंपेयर करके निकाल लिया है। अब नेक्स्ट हमारा आएगा कि हम इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लें। जो डिस्क्रिमिनेंट है हमारा d, वो होता है b² माइनस 4ac। अब पूछे डिस्क्रिमिनेंट बार बार क्यों निकाल रहे हैं? डिस्क्रिमिनेंट इसलिए निकालते हैं कि जो इसकी वैल्यू है डिस्क्रिमिनेंट की, अगर वो निगेटिव नहीं आएगी तो उसके रूट आपके इमेजिनरी नहीं होंगी, कॉम्प्लेक्स नहीं होंगे। अगर जब कॉम्प्लेक्स नहीं होंगे तो डिस्क्रिमिनेंट अगर निगेटिव नहीं होगा, हम क्वेश्चन को वहीं से सॉल्व करना बंद कर देंगे, क्योंकि हमें पता हो जाएगा इसके रूट हम फाइंड नहीं कर सकते। अब देखिए b², अब b की जो वैल्यू है 8i है, रख लीजिए 8i, इसका स्क्वायर कर दीजिए, -4, a आपका है 3 और c है हमारा 3। फ्रेंड्स इसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये 8 इंटू 8 मतलब 8i इंटू 8i हो जाएगा। जब 8i इंटू 8i हो जाएगा, उसको सॉल्व करेंगे और वो आ जाएगा हमारा 64i² माइनस 9 हो जाएगा, 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 36
36 हो जाएगा। इस तरह से ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दीजिए आप। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो हो जाएगा -64 -36, और इसे आप ऐड कर लीजिए, ये दोनों निगेटिव हैं। इस तरह से ये हमारा फाइनल डिस्क्रिमिनेंट आ गया निगेटिव नंबर, मतलब -100। डिस्क्रिमिनेंट हमारा निगेटिव आ गया। जब निगेटिव आ जाएगा हमारे रूट क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स रूट होंगे। और कॉम्प्लेक्स रूट जब कहते हैं मतलब कि वो हमारा a+ib टाइप का रूट आएगा। इमेजिनरी रूट अगर कहें वो भी a+ib टाइप का होगा। तो कॉम्प्लेक्स रूट और इमेजिनरी रूट इसी डिस्क्रिमिनेंट के बोथ नेम हैं। अब वो डिस्क्रिमिनेंट निकालने के बाद में जो रूट होंगे उन्हें हम निकालें। रूट होगा हमारा, जो रूट्स होंगे -b प्लस माइनस रूट के अंदर b² - 4, इसी को हम डिस्क्रिमिनेंट ही रखते हैं यहाँ पर, ये डिस्क्रिमिनेंट अपॉन 2a। इसे सॉल्व कर लीजिए, इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए। -b है हमारा, -b की वैल्यू 8 आयोटा है, प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर जो 100 है माइनस का 100 रख दीजिए, b की वैल्यू। और फ्रेंड्स यहाँ पर आप 2 × a की वैल्यू हमारी 3 है, इससे डिवाइड कर दीजिए। अब फ्रेंड्स यहाँ पर हमने उसे दोनों रूट फाइंड कर लिए हैं, बट इसे और भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और सिंप्लीफाई करेंगे 8 आयोटा हो जाएगा, प्लस माइनस ये हो जाएगा आपका अंडर रूट, अगर 100 का अंडर रूट निकालेंगे वो 10 आ जाएगा, और रूट के अंदर जो -1 आएगा, या फिर इसे हम लिख सकते हैं 10 आयोटा आ जाएगा अपॉन डिवाइडेड बाई 6। फिर क्या इसे और सिंप्लीफाई करेंगे? बिल्कुल और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जो आंसर हैं वो और भी सिंप्लीफाई एकदम लास्ट में ही आता है। एक रूट हो जाएगा इसका 10 आयोटा डिवाइडेड बाई 6, और जो दूसरा रूट हो जाएगा -8 आयोटा माइनस 10 आयोटा अपॉन 6। फ्रेंड्स ये जो आपके हैं आयोटा के टर्म्स, इन्हें आपस में सिंप्लीफाई कर लीजिए। इसे जब सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर 10 आयोटा है, माइनस का इसमें सब्ट्रैक्ट होगा 8 आयोटा, इस तरह से यहाँ फाइंड हो जाएगा 2 आयोटा। अब 2 आयोटा डिवाइडेड बाई जो 6 है इससे डिवाइड कर दीजिए, और जो दूसरा है इसको आप ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 10, दोनों निगेटिव हैं, ये हो जाएगा 18 आयोटा, माइनस का 18 आयोटा डिवाइडेड बाई 6। क्या इसे सिंप्लीफाई कर दीजिए, 2 से कैंसिल कर दीजिए, 2 से 3 टाइम्स जाएगा, और 6 से सिंप्लीफाई कर दीजिए, ये आपका 3 टाइम्स जाएगा। इस तरह जो हमारा नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा आयोटा बाई 3 कामा, और जो इसका रूट आ जाएगा -3 आयोटा। हमने इस क्वेश्चन के 2 रूट फाइंड किए हैं, और दोनों रूट हमारे डिस्टिंक्ट रूट आए हैं, आयोटा बाई 3 एंड -3 आयोटा। ये 2 रूट आ गए हैं। जो दिया हुआ क्वेश्चन था 3x² प्लस 8 आयोटा x प्लस 3 इक्वल टू 0, इसको सॉल्व कर किए हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हमने सबसे पहले इसे कंपेयर किया है। अब कंपेयर किया है, ए बी सी की वैल्यू निकाली है, उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट आपको पता ही है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, और डिस्क्रिमिनेंट निकालने के बाद अगर डिस्क्रिमिनेंट हमारा निगेटिव आता है तभी हम उसके रूट्स निकालेंगे, और उसका रूट होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b² - 4ac अपॉन 2a। ये क्वेश्चन यार हमने सॉल्व कर लिया है। आइए ये क्वेश्चन हम और देख लेते हैं, वही हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एग्जाम्पल है इफ z इंटू 2 - 2 अंडर रूट 3 आयोटा का होल स्क्वायर, ये इक्वल है आयोटा इंटू √3 प्लस आयोटा की होल पावर 4। देन हमें फाइंड करना है इसका आर्गुमेंट्स, और आर्गुमेंट्स के हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट है 5π/6, और सेकंड है -5 -π/6, π/6 एंड 7π/6। इसको सॉल्व करना है फ्रेंड्स। यहाँ पर जो हमारा गिवन है, सबसे पहले हम उससे चलते हैं कि गिवन क्या है, क्योंकि जो क्वेश्चन है उसी में काफ़ी चीज़ें हमारी हैं, और उसी से तो हमें सॉल्व करना है। तो हमें गिवन है z इंटू 2 - 2 अंडर रूट 2 3 आयोटा, इसका होल स्क्वायर है इक्वल टू आयोटा टाइम्स √3 प्लस आयोटा इसकी होल पावर। फ्रेंड्स यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, और सिंप्लीफाई करने के लिए हम थोड़ा सा बैक जाएंगे जो हमने प्रीवियस सेशन में सीखा है। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर से अगर हम सॉल्व करें कि इसको कुछ इस टाइप का बना लें, एक चीज़ हम एक टर्म्स को थोड़ा सॉल्व करके कैंसिल कर लें, कुछ बनाते हैं। तो यहाँ z है, अगर इनमें से हम 2 कॉमन ले लें, यहाँ पर से अगर 2 कॉमन ले लें, ये जो टर्म्स है हमारा
2 माइनस 2 अंडर रूट 3 आयोटा। इसे अगर 2 कॉमन लेंगे, अब 2 जब कॉमन लेंगे तो ये एक स्क्वायर के अंदर से आ रहा है, तो मतलब 2 स्क्वायर कॉमन आएगा, बोथ में से 2 स्क्वायर कॉमन आएगा, मतलब कि 4 कॉमन आएगा। तो 4 को हम कॉमन ले लेते हैं। अब 4 जब हमने कॉमन लिया तो यहाँ पर बचेगा 1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर आपका है, यहाँ पर आयोटा इंटू आयोटा होल टू द पावर 4। अब यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख रहे हैं 1 माइनस अंडर रूट 3, यहाँ पर है अंडर रूट 3 प्लस आयोटा। क्या यहाँ पर से हम आयोटा अगर कॉमन ले लें, आयोटा अगर कॉमन ले लें तो कुछ इस टाइप का बन जाएगा। बोथ साइड में जब एक ही टाइप का बन जाएगा वो आपस में कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, कट जाएगा। अब यहाँ पर से देखते हैं सेकेंड स्टेप में हम यहाँ पर से आयोटा कॉमन लेते हैं, क्योंकि हम इसे बनाना चाहते हैं 1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा टाइप, क्योंकि यहाँ होल पावर 2 है, यहाँ होल पावर 4 है, ये आपस में कट जाएगी। अब जब यहाँ से आयोटा की पावर 4 कॉमन लेंगे, क्योंकि आयोटा जब कॉमन लेंगे ये होल 4 है, तो आयोटा की पावर 4 कॉमन आ जाएगी। इसे नेक्स्ट स्टेप में हम जब आयोटा की पावर 4 कॉमन ले रहे हैं, ये एक आयोटा है, आयोटा की पावर 4 कॉमन लिए, आयोटा की पावर 5 हो गया, आयोटा पावर 5 हो गया, तो यहाँ पर आपका बचा 1 माइनस, यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा आयोटा से, आयोटा जब डिवाइड हो जाएगा तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं अंडर रूट 3 आयोटा। इसे आप फ्रेंड्स सॉल्व कर लेंगे। ये देखिए अब हमने नेक्स्ट स्टेप में एक ही तरह की चीजें क्रिएट कर लिया, 1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा होल टू द पावर 4, और आपका LHS में है 4z 1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा का होल स्क्वायर। क्या इस होल स्क्वायर से इस होल पावर 4 को अगर काट दें, इस तरह से अगर काट दें तो ये 2 टाइम्स आएगी, मतलब यहाँ पर 1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा का होल स्क्वायर बचा हुआ है। नेक्स्ट स्टेप आएगा आयोटा की पावर 5। आयोटा की पावर 5 को आप सिंप्लीफाई करेंगे, आपको पता है कि आयोटा की पावर 4 की जो वैल्यू होती है 1 होती है, और आयोटा की जो 4 है इसे पावर आयोटा पावर 5 को लिख सकते हैं 4 प्लस 1। आपका रिमाइंडर यहाँ आयोटा बचेगा, इसलिए जो नेक्स्ट स्टेप है यहाँ हम आयोटा लेते हैं और 1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा का होल स्क्वायर। ये किसके इक्वल हो गया है, ये हमारा 4z के इक्वल है। अब जब ये 4z के इक्वल है फ्रेंड्स, ये चीज जो दी हुई है, क्या ये आपको कुछ समझ में आ रहा है? अभी देखिए हम आपको कह रहे हैं कि लास्ट लेक्चर में आपको हम रिकॉल कराते हैं, लास्ट लेक्चर की तरफ लेके चलते हैं। तो क्या 1 माइनस रूट 3 आयोटा, 1 माइनस रूट 3 आयोटा, अगर हमारा एक रूट था, जब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जिसे हम कह रहे थे, वहां पर जो ओमेगा था उसके रूट क्या थे, वो थे 1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। यही तो हमारा था ओमेगा, ये हमारा ओमेगा के रूट्स थे। अब देखिए इस ओमेगा को अगर 1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा लिखना है, 1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा, इसे हम 2 ओमेगा लिख सकते हैं। क्या इसे 2 ओमेगा लिख सकते हैं? बिल्कुल। अगर इसकी जगह में ये जो हमारा दिया हुआ है, क्या ये वैल्यू हमारी 2 ओमेगा है, तो बिल्कुल यहाँ पर आयोटा इंटू 2 ओमेगा की होल पावर हमारी 2 है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, 4z इक्वल टू आ गया हमारा क्वेश्चन, हमारी जो न्यू प्रॉब्लम है आयोटा इंटू 2 की पावर 2 ओमेगा की पावर होल स्क्वायर। अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा आयोटा इंटू, इसे सॉल्व करेंगे तो 4 ओमेगा स्क्वायर, 4 ओमेगा स्क्वायर 4z के इक्वल आ गया है। अब 4z के इक्वल आ गया है आयोटा 4 इंटू ओमेगा स्क्वायर। अब 4 को 4 से आप LHS और RHS में कैंसिल कर लीजिए, तो ये आपकी प्रॉब्लम बचेगी सिर्फ 4 इक्वल टू आयोटा इंटू ओमेगा स्क्वायर। ये आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमें फाइंड हो गया, और यही जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमने यही तो दिया था, इसी को तो सॉल्व करके लाए हैं, और इसका हमें फाइंड करना है आर्गुमेंट्स ऑफ z। इस इक्वेशन को जो दिया है इसका आर्गुमेंट्स हमें फाइंड करना है। अब देखिए ओमेगा स्क्वायर की भी वैल्यू हमें पता है। अब इस क्वेश्चन को हम 2 टाइप से यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। ओमेगा स्क्वायर जो होता है, ओमेगा स्क्वायर उसकी वैल्यू होती है -1/2 माइनस रूट 3/2 आयोटा। ये आपका ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है। आपने लास्ट सेशन में उसे लर्न कर लिया होगा, या फिर उसे आप निकाल सकते हैं।
तो इसकी जगह में अगर हम उसकी वैल्यू को पुट कर दें, जेड की जो वैल्यू है हमारी, जेड इक्वल टू आयोटा इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर की जगह में रख लीजिए -1/2 माइनस √3/2 आयोटा। आयोटा को क्या है हम अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। आयोटा को अगर मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा √3/2 आयोटा का आयोटा से यहाँ मल्टीप्लाई होगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि आई स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा -1/2 आयोटा। इस तरह से हमने जेड ये फाइंड कर लिया। अब इसका हम प्रिंसिपल आर्गुमेंट्स निकालते हैं, प्रिंसिपल आर्गुमेंट्स ऑफ जेड। देखिए आर्गुमेंट्स निकालने के लिए आपको पता है कि जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आई बी से आप कंपेयर करेंगे। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा किस क्वाड्रेंट पे है, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है वो थीटा होता है, अगर फोर्थ में है माइनस थीटा होता है, और अगर सेकंड में है पाई माइनस थीटा होता है, पाई माइनस थीटा, और अगर थर्ड में है माइनस पाई माइनस थीटा होता है। ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट जब हम निकालते हैं तो उसके थीटा लेते हैं यहाँ पर से। अब देखिए यहाँ पर जो a है, अगर a प्लस आई बी से देखा जाए तो a की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है, √3/2 पॉजिटिव है, मतलब कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है, और जो y की वैल्यू है वो आपकी निगेटिव है, -1/2 है, वो फोर्थ एक्सिस में है, मतलब कि जो निगेटिव एक्सिस है y की निगेटिव एक्सिस। इस तरह से हमने आपका फोर्थ क्वाड्रेंट फाइंड किया। यहाँ पर जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट्स हमारा आएगा वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, और वहां पर जो थीटा की वैल्यू होगी वो प्रिंसिपल आर्गुमेंट्स हमारा माइनस थीटा होगा। और थीटा निकालने के लिए हमें पता है tan थीटा इक्वल टू y/x से हम निकालते हैं, और tan थीटा इक्वल टू, अगर हम यहाँ पर सिर्फ आर्गुमेंट्स ऑफ जेड निकालें, सबसे पहले आर्गुमेंट्स निकालते हैं। tan थीटा होता है y/x या फिर tan इनवर्स y/x, ये हमारा थीटा होता है आर्गुमेंट्स ऑफ जेड। अब यहाँ पर tan इनवर्स y की जो वैल्यू है √3/2, y की वैल्यू है -1/2, और x की जो वैल्यू है √3/2। इन्हें आपस में आप सॉल्व करेंगे, tan y की वैल्यू रख दीजिए -1/2 डिवाइडेड बाई √3/2। ये आपने यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर दिया। इसे आप एंगल को आपस में सिंप्लीफाई करेंगे, जब सिंप्लीफाई करेंगे -1/2, इसे सॉल्व करेंगे, जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद में आपका सिर्फ बचेगा tan की जो वैल्यू बचेगी यहाँ पर tan इनवर्स ये आपका 1/√3 जो इसकी वैल्यू है ये आ जाएगी, और 1/√3 जो tan में वैल्यू होती है, tan में जो वैल्यू होती है, tan में अब इसकी वैल्यू होती है π/6 की, π/6। तो ये tan इनवर्स tan π/6 यहाँ पर से tan आपस में हो जाएगा, और यहाँ पर आपका जो आर्गुमेंट्स आ जाएगा वो π/6 आ जाएगा। π/6 आ गया। अब आपको पता है कि हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में है, जो हमारा अगर आर्गुमेंट्स ये हमारा थीटा आया है, तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट्स ऑफ जेड होगा वो माइनस थीटा होता है। माइनस थीटा किस लिए लिए? क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा थीटा जो होता है प्रिंसिपल आर्गुमेंट माइनस थीटा होता है, और यहाँ पर थीटा की वैल्यू पुट कर लीजिए -π/6। फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा पूछ रहा था प्रिंसिपल आर्गुमेंट्स ऑफ जेड, हमने प्रिंसिपल आर्गुमेंट यहाँ फाइंड कर लिया -π/6। π/6 अगर ऑप्शन में देखा जाए तो आपका सेकंड ऑप्शन सही है। यहाँ पर सिर्फ आपको सॉल्व करने के बाद में आर्गुमेंट जब जेड निकालेंगे वो होता है tan इनवर्स थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y/x। थीटा इक्वल टू जब tan इनवर्स y/x निकालेंगे तो y का आपको कोई भी साइन नहीं लेना है, ना तो x का साइन लेना है। हमें साइन का सिर्फ यूज इसलिए है कि हम वो कौन से क्वाड्रेंट में पड़ता है और उसकी जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट्स होंगी उसकी क्या वैल्यू आएगी, कौन से क्वाड्रेंट में पड़ता है और उसकी थीटा क्या होगा। तो यहाँ पर हमने थीटा निकाला, उसके बाद प्रिंसिपल आर्गुमेंट्स ऑफ थीटा निकाला। एक तरह से हम और निकाल सकते थे, अगर यहाँ पर जो आई ओमेगा स्क्वायर है, हमें आई की भी वैल्यू पता है कि आई का जो आर्गुमेंट्स होता है वो π/2 होता है, और जो ओमेगा स्क्वायर है वो हमें पता है कि 2π/6 होता है। यहाँ पर से सिंपल दोनों का जो आर्गुमेंट्स है, अगर आर्गुमेंट्स आपका आर्गुमेंट थीटा इंटू θ2 होता है वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है आर्गुमेंट्स की प्रॉपर्टी के अनुसार, आर्गुमेंट्स ऑफ θ1 प्लस आर्गुमेंट्स ऑफ θ2। वहां पर से आप सिंपल रख देते, वहां पर से भी आ जाता। बट ये जो आपका क्वेश्चन है आप यहाँ पर से देखेंगे ये आपका लॉन्ग हो जाता है, मैं उसे भी थोड़ा सा आपको सिंप्लीफाई करके दिखाता हूँ। आइए वहां पर देखते हैं।
आर्गुमेंट्स ऑफ जेड, ये हमारा आर्गुमेंट्स, ये अगर इसका जेड का हम दूसरे टाइप से निकालें उसकी प्रॉपर्टी यूज करके, आर्गुमेंट्स ऑफ जेड हमारा निकलेगा आर्गुमेंट्स ऑफ, अब देखिए ये आपके दोनों मल्टीप्लाई में है, आयोटा इंटू ओमेगा स्क्वायर लिखा, मतलब आर्गुमेंट्स ऑफ आयोटा प्लस आर्गुमेंट्स ऑफ ओमेगा स्क्वायर, इनके आर्गुमेंट्स को आपस में ऐड कर दिया जाए, आयोटा प्लस आर्गुमेंट्स ऑफ ओमेगा स्क्वायर। अगर देखिए आर्गुमेंट्स ऑफ आयोटा हमने लास्ट टर्म में रिवाइज किया था या उसे रिकॉल किया था, वो पाई बाई 2 होता है, और हमें पता है आर्गुमेंट्स ऑफ ओमेगा स्क्वायर वो होता है -2 पाई बाई 3। यहां पर से देखिए डायरेक्ट आपका बहुत ही आसानी से आ जाएगा। अब इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपका डिनोमिनेटर में 6 आ जाएगा, डिनोमिनेटर जो 6 आ जाएगा। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो जाएगा 3 पाई माइनस 4 पाई, 3 पाई माइनस 4 पाई, इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 4 पाई में 3 पाई सब्ट्रैक्ट करेंगे, हो जाएगा -पाई बाई 6। यहां पर देखिए हमने सिंपल प्रिंसिपल आर्गुमेंट्स ऑफ जेड निकाल लिया है। कोई भी लास्ट जो हमने लॉन्ग किया है, लॉन्ग मेथड, ये हमारा जो ट्रेडिशनल मेथड था, लॉन्ग मेथड था, इसको सॉल्व करने में हमें बहुत सा समय लगा, बट यहाँ पर जो हमारा सेकंड स्टेप हमने उठाया है, ये आपकी प्रॉपर्टीज हैं, यहाँ पर आप प्रॉपर्टी यूज किए हैं। अब प्रॉपर्टीज को यूज करने के लिए आर्गुमेंट्स ऑफ थीटा अगर किसी के निकालते हैं, अगर आर्गुमेंट वो दोनों आपस में आर्गुमेंट मल्टीपल में आर्गुमेंट्स ऑफ θ1 इंटू θ2, तो वो हो जाते हैं आर्गुमेंट्स ऑफ θ1 प्लस θ2, तो उसका हमने यूज किया है। और ये आर्गुमेंट्स ऑफ आयोटा हमें पता है पाई बाई 2 होता है, और ओमेगा स्क्वायर का आर्गुमेंट्स -2 पाई बाई 3 होता है, और उसे डायरेक्ट पुट कर दिए हैं। तो अब यहाँ पर हमने आर्गुमेंट्स ऑफ जेड फाइंड कर लिया। आई होप कि फ्रेंड्स आपको यह क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब हम डिस्कस करेंगे वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। आज का हमारा और आपका सफर कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ में यहीं तक। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज लाइक करें, अगर वीडियो पसंद नहीं आया तो डिसलाइक करें, और अपनी फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दें, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना ना भूलें। रिसाइकल रैंकर्स को देखने के लिए आपका धन्यवाद।